अमेरिका दादागिरी के आगे चीन नहीं झुका। अमेरिका और चीन के बीच चल रहा टैरिफ वॉर फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस वक्त चीन के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ा था, उस वक्त उनका टारगेट था कि चीन के दबदबे को खत्म किया जाए और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप लगातार चीन पर टैरिफ का दबाव बना रहे थे, जो अब काम आ गया है। आखिरकार चीन अमेरिका से व्यापार वार्ता के लिए तैयार हो चुका है। यानी इस बात से ये साफ है कि झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। ये बात चीन पर बिल्कुल फिट बैठती है और आखिरकार चीन अमेरिका से व्यापार वार्ता के लिए तैयार हो गया। साथ ही अमेरिका से ये भी अपील की है कि वो टैरिफ भरी धमकी देना बंद कर दे। चीन का बयान ये तब आया है जब अमेरिका ने ड्रैगन पर 245% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। यानी चीन ये देखना चाहता था कि ट्रंप कहां तक जाते हैं। चीन ने पहले अमेरिका की भारी टैरिफ की धमकी को खारिज करते हुए कहा था कि अगर टैरिफ जारी रहा तो वो इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। यानी ट्रंप का प्रेशर पॉलिटिक्स आखिरकार काम आ गया। अमेरिका की 245% टैरिफ के बाद चीन ने अचानक यू टर्न क्यों लिया है, तो ये बड़ा सवाल है। और ऐसे में जिस तरह से अब ये देखना होगा कि चीन और यूएस की क्या बातचीत होती है और अगर चीन झुक रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो अब जिस तरह से टैरिफ 245% हो चुका है, ऐसे में चीन झुकता हुआ दिख रहा है। और इस वक्त हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पूर्व राजदूत दीपक वोरा जी जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल AK शिवाजी जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे आप दोनों का। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब चीन झुकता हुआ दिख रहा है, यूएस के साथ बातचीत के लिए तैयार है, क्या माना जाए वोरा साहब, आखिर इसके पीछे की वजह क्या दिख रही है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत अच्छा लगता है जब आप इस शो पे होते हो, खासतौर आप जनरल शिवाज को बुलाते हैं और आप हैं साथ में, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। तो बहुत क्या क्या खूब बनेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने तीन। वी आर ऑल एंजॉयिंग योर चैनल, यू आर ब्रिलियंट। मैं दिल से कह रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ एन इम्पैक्ट। आप बहुत होशियार हैं और जो आपकी रिपोर्ट है मुझे बहुत ध्यान से सुनता हूँ। जनरल शिवाज ऑफ कोर्स इज बेमिसाल। इसका मतलब क्या है? चीन इज ए कावर्ड। मैं सीधी बात करता हूं मैम, आई एम नॉट गोइंग टू बीट अराउंड द बुश। डरपोक है, डर गया है, क्योंकि चीन की इकोनॉमी का एक अधिकांश हिस्सा है एक्सपोर्ट्स और उसका सबसे बड़ा मार्केट है यूनाइटेड स्टेट्स। अब अमेरिका ने कहा है कि जाके अमृतसर के छोले खाओ, मैं आपसे सामान नहीं लूंगा, मैं इतने टैरिफ लगा रहा हूं। क्या करेगा चीन अपने सामान, जो प्रोडक्शन है, अपने फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड अपने आप को कहता है, क्या करेगा? भारत भेजेगा। और इसीलिए आपने देखा है मैम क्या किया, उसने चिट्ठी लिख दी हमको, अरे मेरे डार्लिंग, मेरे स्वीट हार्ट, आप तो से मैं बहुत मोहब्बत करता हूं। और वही चिट्ठी वियतनाम के राष्ट्रपति को लिखा, आइडेंटिकल कॉपी एंड पेस्ट। क्योंकि वियतनाम भी एक जिसको कहते हैं स्विंग कंट्री है भारत की तरह। यूरोप ने तो इसने यूरोपियन यूनियन को चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा अमृतसर के छोले खा। फिर उसने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को लिखी। और याद है आपको, जब वायरस हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए कि वायरस कहां से आया। चीन ने बोला आप तो च्युइंगम हैं, चीन के जूते में फंसे हुए हैं, आप तो गंदगी हैं, सफेद गंदगी ऑफ एशिया। और अब उसको पछतावा हो रहा है। लेकिन किसी में दम नहीं है कि टिंग टोंग उसके अपने लोगों में कि पिंग पोंग को बोले अरे तूने तो गाली दी थी, क्या वो सुनेंगे? ऑस्ट्रेलिया में कहा हम वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं। आज मैम मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं, क्योंकि मैं तो रहा हूं उस एरिया में, कूटनीति में मुझे 52 साल हो गए, 74 साल की मेरी उम्र है। चीन अकेला पड़ गया है, कोई नहीं उसका समर्थन करेगा। जितने लोगों को वो पूछ अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे दामाद, मेरे ससुर मेरे साथ जुड़ जाओ, कोई तैयार नहीं है। तो ये अकेला पड़ने के कारण अब वो बौखला गया है और अब अमेरिका से बात करने को तैयार है। क्यों? चीन की अपनी इकोनॉमी बुरी हालत में है। आपको मालूम है उसकी प्रॉपर्टी सेक्टर कोलैप्स कर गया, उसका फाइनेंशियल सेक्टर कोलैप्स कर गया, उसके एक्सपोर्ट मार्केट बंद हो रहे हैं। और डर किस बात का है? अगर अमेरिकन कंपनी शिफ्ट करेंगी, चीन को छोड़ के चली जाएंगी। एक देश है 140 करोड़ की आबादी वाला, जहां वो कंपनियां अपना मार्केट ढूंढ सकती हैं, उस देश का नाम भारत है। इसीलिए आज मेरे साथ, ओ मेरे डार्लिंग, अरे टाइगर, गालवान में मैं तेरा डार्लिंग नहीं था, जब तू मुझे गाली देता मैं तेरा डार्लिंग नहीं हूं। चीनी बेवकूफ है, समझते हैं ऐसी मीठी मीठी बातें करने से हम बीते हुए कल को भूल जाएंगे। सो आई बेसिकली थिंक चाइना बहुत डरा हुआ है। और पिंग पोंग, मेरा मानना है मैम, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मेरा जो असेसमेंट है, इस साल के आखिर तक पिंग पोंग साहब बाहर जाएंगे। जी,
ठीक है। और लेकिन यहाँ पर सिवाज सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे इससे भारत का क्या फायदा होगा। पहले तो ये बताइए कि ये जो डील होगी चाइना और यूएस के बीच में वो किस तरह की होगी, क्योंकि बातचीत के लिए तैयार हो चुका है चीन। तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो लगातार बनाई जा रही थी, एक प्रेशर जो क्रिएट किया जा रहा था, वो सफल हो चुका है यूएस की तरफ से। इस बीच में भारत को क्या फायदा होगा, लेकिन पहले ये समझाइएगा दोनों की डील कैसे होगी, दोनों देशों की डील। देखो, सच्चाई ये है कि अमेरिका अभी भी सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस है वर्ल्ड का, और उसने चाइना पे नहीं बाकी देशों पे भी लगाया था टैरिफ, मगर सभी देशों ने एक प्रकार से बातचीत स्टार्ट कर दी अमेरिका का, और वो चाहते थे कहीं ना कहीं बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। 75 ऐसे देश हैं जो आपस में बातचीत करते, भारत भी एक उनमें शामिल है। हम भी चाहते हैं कि अमेरिका के साथ जल्दी से जल्दी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट सितंबर अक्टूबर में, मगर कहीं ना कहीं चीन इस चीज के लिए तैयार नहीं था, और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो भी एक बहुत बड़ी सुपर पावर है और बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है। मगर उसको ये नहीं समझ आया कि उसका एक तो वो अमेरिका का मुकाबला नहीं कर पाएगा, दूसरा उसने सोचा था कि और देश उसके साथ आ जाएंगे। आज उसके साथ कोई नहीं आया, इंक्लूडिंग रशिया, रूस भी उसके साथ नहीं है। भारत का तो मतलब नहीं है, भारत को तो वो समझता है कि हम मूर्ख हैं, हम नहीं समझते कि कब वो हमारा इस्तेमाल करना चाहता है और कब हमारे से दुश्मनी करना चाहता है। तो भारत का तो मतलब ही नहीं है चीन के साथ आने को, भारत समझता है। अब चीन के पास क्या कोई ऑल्टरनेटिव था? देखो, चीन समझ रहा था कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप किसी हद तक जा सकते हैं, मगर उन्होंने ये नहीं सोचा था कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ी हद तक जा सकते। जब उन्होंने देखा कि भाई ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये अब 245 तक लेके चला गया % टैरिफ, ये अब चीन के बस का नहीं है, क्योंकि चीन की खुद की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है। जैसे वोरा साहब ने बताया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, वहां आपके सप्लाई चेन शिफ्ट हो रही है, लेबर अनरेस्ट है, बिजली की प्रॉब्लम आ रही है चीन के अंदर। तो ऐसे में चीन को मालूम है कि सबसे ज्यादा बड़ा इनका खपत खाने वाला देश है अमेरिका। अगर 650 बिलियन डॉलर का इनका आपस में ट्रेड है और 350 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, जो कि अमेरिका के अगेंस्ट है और इनके पक्ष में, इसका मतलब आप देखें इतना सामान जो इंपोर्ट होता है स्पेशली चीन से अमेरिका में, 350 का करीब उसका एक प्रकार से डेफिसिट है, 650 बिलियन डॉलर का आपस में ट्रेड है। इसको मद्देनजर रखते हुए अगर चीन के लिए अमेरिका की मार्केट नहीं मिलती तो आप चीन का सामान जाएगा कहां? तो यह भी चीन को मालूम था कि चीन को लगा कि अगर उसका सामान अमेरिका में नहीं बिकेगा तो उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, और वो इसलिए माना। कहीं ना कहीं ये डर था दूसरे देशों को, इंक्लूडिंग इंडिया। कहीं ऐसा तो नहीं है चीन भारत के अंदर ये डंप कर देगा या और छोटे देशों में डंप कर देगा, मगर वो हमने पहले ही भारत को मालूम था ऐसा कर सकता है, हमने इसके लिए प्रिकॉशन ले ली और ज्यादा देशों ने ले ली। तो अभी चीन को लगा एक कि वो अकेला पड़ गया और देश कोई नहीं आ रहा, सभी देश डायरेक्ट डील कर रहे हैं अमेरिका से, और दूसरा उन्होंने ये नहीं सोचा था चीन इस हद तक, कि अमेरिका इस हद तक जा सकता है, और चौथा उनको लगा कि अगर ये ज्यादा देर चली तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जिसकी वो बात करते हैं, जो कि सामान बिकता है, बड़ी मार्केट है अमेरिका, अगर वही बंद होगी तो फिर उनका सामान जाएगा कहां? तो ये देखते हुए मुझे लगता है कि शी जिनपिंग के पास और कोई चॉइस नहीं थी, उनको झुकना पड़ा, और मुझे लगता है ये झुकने से पूरे वर्ल्ड का ही फायदा, इसमें कोई शक नहीं। जो बात आप कह रहे थे भारत का क्या फायदा है, देखो भारत का एक फायदा तो है कि भारत अगर चीन के अंदर सप्लाई चेन शिफ्ट होती हैं तो वो वियतनाम में, भारत में, इंडोनेशिया में, पहले जब कोविड के बाद भी कुछ हुई शिफ्ट तो भारत इसका इतना अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाया। अब भारत चाहता, भारत तैयार है कि अगर कोई भी सप्लाई चेन शिफ्ट होती है तो भारत को फायदा होगा। दूसरी बात है फार्मास्यूटिकल है, आपका मतलब कि ये आईफोन है, ये जो है आपकी मार्केट बढ़ जाएगी, क्योंकि आईफोन अभी कहते हैं कि हर जो थर्ड आईफोन वर्ल्ड के अंदर बना वो भारत में बनना स्टार्ट हो गया। भारत के अंदर सेमीकंडक्टर बनने का बहुत हो जाएंगे, चिप बननी स्टार्ट हो जाएंगी।
तो ये जो फोकस अभी चीन के ऊपर था वो भारत में आ सकता है, उसकी 2-3 वजह हैं। एक तो लेबर भारत के अंदर भी बहुत सस्ता है। भारत के अंदर आज की तारीख में जो जिस प्रकार से प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने पावर को काफी हद तक सॉर्ट आउट कर दिया है, क्योंकि हम कोयले से पावर बना रहे हैं। पावर की कोई शॉर्टेज इंडस्ट्री को नहीं, तो बहुत ही एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है इंडस्ट्री के लिए भी। तो मुझे लगता है कि आपके पास जो चीजें शिफ्ट होंगी चीन से, जहां चीन भी लेबर के लिए चीप था, भारत भी उतना ही लेबर में चीप है। भारत की इकोनॉमी अच्छी है, भारत के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी है, भारत के अंदर पावर अभी ठीक है। यानी भारत तो को फायदा होता हुआ दिख रहा है, भारत को फायदा हो सकता है आने वाले समय। ठीक है, हमारे साथ और भी 2 मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर धीरज कौल जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है धीरज जी। संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी। और जिस तरह से आज हम चर्चा कर रहे हैं यूएस और चीन के बीच जिस बातचीत की जो अब शुरुआत की जा रही है, और एक जो प्रेशर क्रिएट किया गया था यूएस की तरफ से वो सफल होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस बीच भारत का क्या रोल रहेगा ये भी हम जानना और समझना चाहेंगे। तो सबसे पहले संजीव जी ये बताइए कि अगर ये 2 देश आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, कोई डील करते हैं, तो उसका प्रभाव भारत पर क्या होगा और हमारे लिए किस तरह से और बेहतर ये हो सकता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बीच में भी जो ये बातचीत की जो प्रक्रिया ये संभावित थी, और मेरे असेसमेंट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यही वर्किंग स्टाइल है। चाहे वो सामरिक मामले हो, चाहे वो आर्थिक मामले हो, हर जगह वो एक प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए एक स्टेटस को एक तरह से डिस्टर्ब करके और नई तरीके की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। डील मेकिंग जिसको वो कहते हैं कि उन्होंने जीवन भर डील्स ओवर डील्स की हैं, और वो अपने आप को स्वयं कहते हैं कि मैंने बहुत सक्सेसफुल डील्स की हैं, जो कि इस केस में भी दिखाई देता है। जिस तरीके से अब वो एक एक करके अपने जो डिसीजंस को, जाहिर है कि उन्होंने कई यू टर्न्स भी किए हैं, और इन दैट केस जो आने वाले समय में जो अनेक 75 राष्ट्रों के साथ उनकी बायलैटरल टॉक्स भी शुरू हो गई हैं। और अभी आप देखिए तो उन्होंने, जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद थे अमेरिका में, तो उस समय उन्होंने कहा था टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ 2 अप्रैल को अनाउंस किया, तो उसमें लगभग 50% तक का ही रखा, वो टिट फॉर टैट नहीं रखा, और ये कहा कि वी आर अडॉप्टिंग ए काइंडर पोस्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इस तरीके की बातें करते हुए उन्होंने 50% तक का ही रखा। और उसके बाद जब एक प्रेशर क्रिएट हो गया, प्रेशर बिल्डअप हो गया, और उसमें उन्होंने जाहिर है कि किसी को नहीं बख्शा, चाहे उनके नेबर्स हो, चाहे वो एलाइज हो, पार्टनर्स हो, और चाइना जैसा एडवर्सरी ही क्यों ना हो, और जाहिर है कि उनको टारगेट करना ही था। तो इन दैट केस उन्होंने सभी को टारगेट किया। उसके बाद अभी आप देखिए तो 90 डेज का पॉज लगा दिया और 10% तक उसको ले आए। तो आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप का यही रणनीति थी कि राष्ट्रों को नेगोशिएटिंग टेबल पर लाना है, उनको उनके साथ रीनेगोशिएट करना है, और जो अभी तक अमेरिका और अन्य राष्ट्रों के साथ जो एक हैवी जो ट्रेड डेफिसिट था उसको कम करना है। और ये उनकी जो अमेरिका फर्स्ट की जो उन्होंने डे 1 से कहा था कि अमेरिका फर्स्ट के आधार पर ही वो चलेंगे, उसको उन्होंने करके दिखाया है। तो ये राष्ट्रपति ट्रंप का एक वर्किंग स्टाइल है जो कि बहुत सक्सेसफुल स्टाइल है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य इस बात को कहूंगा कि उनका ये जो ट्रांजैक्शनल अप्रोच है, जो ये टैक्टिकल मूव्स वो लेते हैं, चाहे वो सामरिक मामलों में आप देखिए तो उन्होंने हमास को, हिजबुल्ला को बातों बातों से ही उनको इतना मजबूर कर दिया कि वो उनके राष्ट्रपति पद पे आने से पहले ही उन्होंने सीज फायर इत्यादि कर लिया। उन्होंने इतना डरा दिया, इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट कर दिया कि उन्होंने पहले ही जो है सीज फायर की स्थिति में वो आ गए। और अभी ईरान के ऊपर भी इसी तरीके का प्रेशर उन्होंने बिल्डअप कर रखा है कि यदि ईरान न्यूक्लियर डील के लिए तैयार नहीं होता है तो बॉम्बिंग करेंगे एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ईरान भी काफी प्रेशर में है। तो ये राष्ट्रपति ट्रंप का जो वर्किंग स्टाइल है हर जगह दिखता है, हर एक डोमेन में दिखता है, और ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि इसका जो एक टैक्टिकल जो गेन है अमेरिका को होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है गीतो जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो एक हलचल उन्होंने पैदा की प्रेशर टैक्टिक्स के माध्यम से, एक साइकोलॉजिकल वॉर को उन्होंने छेड़ करके, उससे अनेक राष्ट्रों के अंदर इस तरीके की भी जो टेंडेंसीज और इस तरीके की सोच पैदा होगी कि हमें अपने आप को अधिक से अधिक आत्मनिर्भर बनाना है, अधिक से अधिक अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाना है, अपने राष्ट्र के निर्माण और विकास में ध्यान देना है। तो ये जो अमेरिका का जो
एक ग्लोबल डोमिनेंस रहा है, एक लॉन्ग टर्म का, जो जिसकी की चिंता डोनाल्ड ट्रंप भी करते हैं कि कहीं डी डॉलराइजेशन ना हो जाए, कहीं ब्रिक्स के राष्ट्र जो है डॉलर को चैलेंज ना करना शुरू कर दे। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की जो बहुत ही सेल्फ सेंट्रिक और नीतियों की वजह से वो जो डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया है उसमें तेजी आ सकती है, और वो लॉन्ग टर्म में होगा, तुरंत तो नहीं होने जा रहा है। लेकिन राष्ट्र इस बारे में जरूर विचार करेंगे कि हम अमेरिका के ऊपर ही हमेशा क्यों निर्भर रहे, बिल्कुल। क्यों ना हम अब अपनी व्यवस्था खुद करें। तो इस तरीके की जो फीलिंग है, इस तरीके की जो थिंकिंग है, वो अनेक जो अन्य पावर्स है वर्ल्ड की, बिल्कुल। उनके और अंदर आ सकती है। इस कड़ी में भारत भी शामिल हो चुका है। देखिए, क्योंकि जिस तरह से भारत को ये अब लगने लगा है कि हम मेक इन इंडिया पर ज्यादा फोकस करेंगे, डॉक्टर धीरज, ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अमेरिका ने जो शुरुआत की है कि ठीक है टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा, ऐसे में सभी देश अब ये चाह रहे हैं कि हम खुद पर निर्भर करें, जितना हो सके उतना करें। और अगर मैं इस पर्सपेक्टिव में भारत की बात करती हूँ तो मेक इन इंडिया को फोकस अब ज्यादा कर दिया गया है, यानी कोशिश की जा रही है भारत की तरफ से कि हम ज्यादातर जो चीजें अंदर अपने देश के अंदर ही उनका निर्माण करें। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और आपके एस्टीम पैनलिस्ट को नमस्कार। आपने बहुत अच्छा टॉपिक अभी शुरू किया है, मैं रिपीट नहीं करूंगा, आपके बहुत ही इंटेलेक्चुअल एनालिसिस से सब बताया। मैं इसमें एक अलग एंगल दिखाना चाहूंगा आपको। देखिए, इंडिया ने एक फर्स्ट मूविंग एडवांटेज इंडिया को है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। मेक इन इंडिया इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत जरूरी है कि भारत के अंदर एक चाइना का ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब बने। भारत के अंदर बहुत के दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, बहुत ही यंग कंट्री है। अप्रोक्सीमेटली 24% ऑफ इंडियंस आर अबव अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। तो ऐसी कंट्री है। कैन यू हियर मी? हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, दूसरी बात है कि वर्ल्ड एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट से गुजर रहा है। आफ्टर कोविड, अगर आप ये दो वॉर्स को छोड़ दीजिए तो AI ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जो मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, उसके थ्रू दुनिया बहुत तेजी डिस्ट्रप्शन से गुजर रही है, जिसके लिए बहुत सपोर्ट स्ट्रक्चर चाहिए, बहुत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें आप भी आपके पैनलिस्ट ने बोला, मैं रिपीट नहीं करूंगा, उसकी जरूरत है। तो रिगार्डलेस अगर टैरिफ नहीं लगते तो रिगार्डलेस इंडिया की एक बहुत बड़ी रोल, एक वैक्यूम है, जो कि देखिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत मुश्किल है। वोरा साहब यहाँ बैठे हैं, उनका बहुत एक्सपीरियंस है इन सब चीजों में, वो भी आपको बताएंगे। हम लोग ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे कि मोदी जी भी बोलते हैं और हम भी बोल रहे हैं, हमें किसी कंट्री के लोगों से दिक्कत नहीं है, ईरानियन लोगों से दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं, चाइनीज लोगों से दिक्कत नहीं है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जो एंटी डेमोक्रेटिक हैं। और ये जो डंपिंग की आपने बात बोली, आप ही के शो पे हमने कुछ टाइम पहले इस पे बात की थी, बहुत अच्छा इंडियन गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, एंटी डंपिंग लॉस वगैरह को लेकर, ये बहुत बड़ी कंसर्न थी। देखिए, आज नहीं तो कल ये रिवर्स होना जरूरी था, क्योंकि जो हमारी पावर है अमेरिका में वो टेक की है, टेक्नोलॉजी। हम 85% ऑफ वर्ल्ड मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी जो 2050 में यूज होगी वो एक्सपोर्ट करते हैं। सेकेंडली, वर्ल्ड का टैलेंट यहाँ आता है, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय मूल के लोगों का बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान है, जिसके लिए अमेरिका हमेशा ग्रेटफुल और एक बहुत अच्छा टाइड नेशन रहता है। तीसरी बात ये समझना पड़ेगा कि हमारा वैल्यू सेम है, हम बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। अभी जो ट्रंप आए हैं वो हमारी कंट्री के अंदर जो इनएफिशिएंसी थी उसको रोक रहे हैं और हाई पेइंग मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स को वापस लाना चाहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट होगा, जो 60,000, 50,000, 40,000 डॉलर पर ईयर सैलरी की जो रेंजेस हैं, उसकी जॉब्स क्रिएट करने के लिए इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया की कुछ कंट्रीज को फायदा मिलेगा। लेकिन अब आपके सामने बिल्कुल पत्ते क्लियर हैं, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था, जिससे चाइना को, जो हम उनकी आर्मी के लिए हम फंडिंग दे रहे हैं इनडायरेक्टली, जो हम पैसा वहां भेज रहे हैं, वो उनकी आर्मी को स्ट्रेंथन कर रहा है। वो पैनामा में आके बैठ रहे हैं, हमें जियोपॉलिटिकली चैलेंज कर रहे हैं, और वर्ल्ड के अंदर छोटे छोटे कंट्रीज को बैंक करप्सी के थ्रू गुजार के वहां पे अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट डालते हैं, जो श्रीलंका में आपने देखा। तो उसके खिलाफ यहाँ की गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, मुझे लगता है बहुत जरूरी था। भारत को इससे बहुत फायदा मिलेगा, और भारत की डिफेंस के लिए भी अगर आप देखिए, जो इंडियन ओशियन के अंदर ये जो पर्ल का इन्होंने कंसेप्ट बनाया था छोटे छोटे, उसको एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे भी साउथ अमेरिका में कर रहे हैं। तो मुझे इससे एक अच्छी उम्मीद ये मिलती है कि पहली बात, हमारी जो फंडिंग चाइनीज आर्मी को थी, जो यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट भी बोल चुके हैं, प्रेसिडेंट भी बोल चुके हैं, उस पर नकेल कसेगा। दूसरी, हमारी खुद की अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी बढ़ेगी।
और तीसरा, हमें अपनी नेशनल इंपॉर्टेंस की जो सेक्टर्स हैं, जैसे दवाइयां हो गई, डिफेंस हो गया, कुछ मैन्युफैक्चरिंग, स्टील हो गया, उस पे आत्मनिर्भर हर देश को होना जरूरी है। लेकिन वर्ल्ड कनेक्टेड है, आप इंडिविजुअली बिजनेस नहीं कर सकते, हमें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। लेकिन कई ऐसे स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं जिसके अंदर हर देश के अंदर अपने आप को आत्मनिर्भर बना पड़ेगा, और जी। इंडिया ने बहुत अच्छा फर्स्ट मूव इस बात को समझा और आगे बढ़ रहा है। और मुझे मैं अपनी फील्ड की बता सकता हूँ, हेल्थ केयर और AIML, इंडिया हैज गोल्डन फ्यूचर वेटिंग फॉर इट। जी, ठीक है। दीपक वोरा सर जी, आप से भी हम समझना चाहेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ठीक है, भारत के लिए एक बहुत अच्छा भविष्य है, एक अच्छा फ्यूचर दिखने वाला है, और पहले कोशिश की जा रही थी जो डंपिंग की चाइना की तरफ से, लेकिन भारत के ऊपर भी टैरिफ लगा है। जाहिर सी बात है कि भारत ने भी ये एंटरटेन नहीं किया चाइना को कि वो अपना माल भारत को दे, क्योंकि उनके लिए भी अब दूसरा रास्ता बंद हो चुका है। टैरिफ बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि जो भारतीय सामान है वो भी जो US की मार्केट है उसमें नहीं जा पाएगा। बिल्कुल सही फरमाया मैम। ये एक पुस्तक है, पता नहीं आप लोग उसका शीर्षक देख पा रहे हैं कि नहीं, हम तो इसकी संतान है। इस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। चीनी तो बेवकूफ है। अरे पढ़ो इसको, मैं मैंडरिन में ट्रांसलेट करके आपको भेज देता हूँ, पिंग पोंग। पढ़ो इसको, क्या लिखा है उन्होंने। आपने पूरी दुनिया पर धौंस जमाने की कोशिश की, आपका एक दोस्त नहीं बचा। जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे थे, मैं बहुत इज्जत करता हूँ श्रीवास्तव साहब की, बहुत जानकार हैं। आपको मालूम है मैम, मैं हवा में बात नहीं कर रहा, दीज आर एक्चुअल फिगर्स। अभी 2/3 डिफेंस इक्विपमेंट जो भारत में हमारी सेना यूज करती है, वो भारत में बनता है, 2/3, और 100 से ज्यादा देश भारत का डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं। ये है आत्मनिर्भर भारत। हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ मैम, वेदर यू लाइक, जो करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, आप नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं ना करते हैं, इट डजंट मैटर। बेसिकली वो अब पॉलिटिशियन नहीं है, वो स्टेट्समैन है। वो आया है टू लिफ्ट इंडिया टू अ न्यू लेवल, जो हम देख रहे हैं। और अभी हमारे अमेरिका के मित्र भी यही कह रहे थे कि वहां पर इस समय अगर आवश्यकता है तो हाईली क्वालिफाइड वर्कफोर्स की है, और एक ही देश उनको दे सकता है, वो है भारत। अभी लौटा हूं मैम, 2 days ago इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था कहीं पर। वहां किसी ने मुझसे पूछा, मिस्टर एम्बेसडर, डू यू ट्रस्ट चाइना? मेरा जवाब यही था, क्या मैं खुदकुशी करना चाहता हूं? कौन उस पर भरोसा करेगा मैम? वो अपने आप को बड़े शातिर समझते हैं, बेवकूफ। सो माय फीलिंग इज मैम कि ये जो मौका इस समय भारत के पास है, जब चीन को सारी दुनिया नकार रही है। दूसरा, अभी कौन सा आपने डेट ट्रैप की और वो फंसा लेते हैं। अरे सर, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो साउथ सुडान में आपका राजदूत रहा, वहां के प्रेसिडेंट मेरे बहुत दोस्त हैं। $1 बिलियन $2 बिलियन चीन ने दे रखा है। वो कहता है मैं वापस नहीं करूंगा। क्या कर लेगा? आके मेरी जमीन ले लेगा? मेरे पास तो कुछ है नहीं, वहां तो पूरा बंजर इलाका, आजा कुछ कर वहां पर। द चाइनीज आर स्टूपिड। और श्रीलंका की आपने अभी बात की, आज सर अभी श्रीलंका से मैं लौटा मैम, वहां पर 2 शब्द हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं करते श्रीलंकन्स। पहला शब्द है चाइना और दूसरा शब्द है आर्मी। ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। सो देयरफॉर मैम, मेरा कहना है कि भारत की छवि, भारत की जो रेप्यूटेशन है, भारत का जो रिकॉर्ड है, सारी दुनिया हमारे साथ बहुत कंफर्टेबल है। हमारी शक्ति रीअश्योरिंग शक्ति है, चाइना की शक्ति डराने वाली शक्ति है। दैट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन अस। जी बिल्कुल। और एक शिवाजी, जिस तरह से हम देख रहे हैं डिफेंस में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, और अगर हम US के साथ अपनी डील की बात करते हैं, तो क्या अब अगर ये टैरिफ बढ़ता चला गया तो भारत के लिए भी एक सोचने वाली बात ये होगी कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो भारत में निर्माण करना शुरू कर दें, हालांकि भारत उस रास्ते पर है। अब देखो, सच्चाई ये है गीतू, ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका भी पूरे वर्ल्ड में 40% के करीब डिफेंस का इक्विपमेंट बनाता है। तो ये समझना, अमेरिका एक सबसे अच्छा हथियार, और वो भी वर्ल्ड क्लास हथियार बनाता है। अब भारत का पहले क्या नजरिया था, क्योंकि अमेरिका से हमें लेटेस्ट हथियार मिलते नहीं थे और ट्रांसफर टेक्नोलॉजी मिलता, तो हम ज़्यादातर हथियार रूस से लेते थे। और हमारे अंदर ये ऐसा लगता था हमें कि हमारे अंदर काबिलियत और क्षमता नहीं है कि हम ज़्यादातर हथियार बना पाए। मगर ये 10-15 साल में जब से सोच विचार ही बदल गए। अब क्या हुआ है कि जो 70% हम बाहर से लेते थे, ज्यादातर रूस से, आज हम 70% भारत में बनाने लगे। अब हमारा पॉलिसी है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, मतलब हम बनाएंगे पूरे वर्ल्ड के लिए। और ये सच्चाई है। ये हुआ कैसे
कि जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी आए, उन्होंने कहा अगर हम हथियार खुद बनाने लगे, इंपोर्टर हैं वर्ल्ड के, तो हमारा ट्रेड अपने आप ठीक हो जाएगा। और उससे उसने डिफेंस कॉरिडोर बनाए, एक बनाया नॉर्थ में यूपी डिफेंस कॉरिडोर, एक साउथ में तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर, और बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज बनाई, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का मेल जोल किया। अब देखें, हमने एक चीज ये करनी स्टार्ट की, हम आपसे हथियार लेंगे मगर आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करनी है और भारत में ही आप वो हथियार बनेंगे। ये अमेरिका भी माना। अभी आप देखें कि जिस रूस से हम लेते थे अब वहां पर बहुत कम हो गए। अब जो लेटेस्ट वेपन सिस्टम है वो हमें अमेरिका से मिले, C-17 ग्लोमास्टर, C-13J हरकुलिस, अपाचे अटैक हेप्टर, उसके बाद M777 अल्ट्रालाइट हाउजर। M777 अल्ट्रालाइट हाउजर जब हमने ली तो उसको भारत में महिंद्रा डिफेंस बना रहा। अब हम G404 इंजन, G414 इंजन ले रहे तेजस मार्क 1 अल्फा के लिए और तेजस मार्क 2 के लिए, उसको अभी हमारा HAL बनाएगा। तो ये सच्चाई है, ये बदलाव देखो क्या हुआ कि अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भारत अपने आप जो हथियार बनाने लगा वो काबिल तारीफ है। मैं उनको गिनाऊं, पिनाका जो कि एक मल्टी रॉकेट लॉन्चर है, फ्रांस भारत से खरीदना चाहता है। ब्रह्मोस मिसाइल जो कि भारत और रूस के साथ मिलकर बनाई है, उसको इंडोनेशिया ले लिया, फिलीपींस ले लिया, मलेशिया लेना चाहता। तेजस मार्क 1 अल्फा जो है उसको साउथ अफ्रीका लेना चाहता है, ब्राजील लेना चाहता है। उसके बाद आपका ATAGS जो है बेसिकली RT जो सिस्टम है, एडवांस टोन गन सिस्टम, वर्ल्ड का सबसे अच्छा बना दिया। नहीं तो हम पहले बॉफर्स की बात करते थे, धनुष जो उसको कॉपी कर दिया, आकाश मिसाइल, नाग मिसाइल, एक के बाद एक हथियार जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं थे कि बना सकते हैं वो बनाए। किसने सोचा था कि हम एयरक्राफ्ट कैरियर बना देंगे? हम तो सोचते थे हम बाहर से लेंगे। INS विक्रांत भारत ने बना दिया। तो ये सच्चाई है, ये बदलाव सोच में आया, ये बदलाव आया कि आपने एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया देश के अंदर, आपने ये दिखाया कि हम भी बना सकते हैं। और हमारे अंदर काबिलियत और क्षमता थी मगर हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को किया। HAL जिसको हमने ठप करके बंद कर दिया था, आज वही HAL बहुत आगे निकल गई। DRDO बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसरो बहुत जी कि आज की तारीख में जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, उससे चेंज हुआ। क्यों? अभी आपको यह सब, हम बिगेस्ट इंपोर्टर थे हथियारों के, हमें जरूरत है क्योंकि हमें दो तरफ लड़ाई लड़नी है, चीन के साथ भी, पाकिस्तान के साथ। अगर हम हथियार सारे बाहर से खरीदते रहेंगे तो फिर हमारा ट्रेड डेफिसिट हरदम रहेगा। अब हमने उसको बदलना है, हमने ऑयल भी लेना है, हमने आर्मामेंट भी लेने हैं। तो वही आर्मामेंट अगर हम बनाना लगे और हम दूसरे देशों को दे दें तो फिर हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो जो है वो सरप्लस हो जाएगा। यही हो रहा है आज की तारीख में। हमने 25,000 जो करोड़ रुपए का अभी सामान बेचा और हमने 2030 तक इसको 50,000 करोड़ करना है। और यह भी बताया है कि आने वाले 10 साल के अंदर हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग होगा, स्पेशली जो वेपन का, वो 4 गुना बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है ये एक बदलाव आया है, ये माइंडसेट में, ये ग्राउंड पे जिस प्रकार से पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का, और हम वो हथियार बनाने लगे हैं जो हम सपनों में भी नहीं सोचते थे बना पाएंगे। बिल्कुल, और हथियार बना भी रहे हैं, बाहर दे भी रहे हैं, बाहर बेच भी रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे ट्रेड को एक बहुत बड़ा मजबूती देता हुआ दिख रहा है। संजीव जी, ये भी बताइए कि जिस तरह से हम कह रहे हैं कि अभी चाइना और US के बीच में बातचीत होगी, तो किन मुद्दों को लेकर बातचीत होगी, कैसे इस ट्रेड को आगे बढ़ाएंगे दोनों देश, क्या समझा जाए? क्योंकि प्रेशर तो क्रिएट कर दिया गया है US की तरफ से, लेकिन अब जब दोनों की बैठकें होती है, बातचीत होती है, तो किस तरह से ये चलेगा, क्या समझौता होगा इनके बीच में? देखिए, आपको याद होगा कि जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में थे तो उस समय भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बीच में एक टैरिफ वॉर हुई थी। और ये जो टैरिफ वॉर के बाद दोनों को नेगोशिएशन में आना पड़ा था, डायलॉग में आना पड़ा था, और एक विन विन सिचुएशन की स्थिति में लाने के लिए दोनों को एक दूसरे से बात करके पूरे इश्यूज को रिजॉल्व करना पड़ा था। और इस बार भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर बहुत ही हैवी टैरिफ इंपोज कर दिया है, 245% तक का टैरिफ इंपोज किया है, चाइना ने भी
145% तक का किया है। तो ऐसे में ये एक वॉर निसंदेह है। लेकिन ये जो दोनों इकोनॉमीज हैं वो मेजर इकोनॉमीज हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना आज के समय में नंबर 2 इकोनॉमी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इकोनॉमी चाइना के साथ बहुत ही क्लोजली इंटरकनेक्टेड है और जाहिर है कि दोनों के बीच में बड़ा ट्रेड वॉल्यूम है 650 बिलियन तक का। तो ऐसे में ये जो वॉर है ये बहुत लंबे समय तक एक दूसरे से ये सस्टेन नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप, जैसे कि मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेशर टैक्टिक्स के तहत वो इस तरीके की रणनीतियों पर काम करते हैं। लेकिन अभी आपने देखा कि कल वो जॉर्जिया मेलोनी के साथ जो बातचीत कर रहे थे, तो उसमें जब सवाल उनसे मीडिया की तरफ से पूछे गए कि क्या चाइना के साथ आप बातचीत में हैं, तो उन्होंने कहा कि वो चाइना के साथ भी संपर्क में है, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि बातचीत तो संभावित है और बातचीत अवश्य होगी। और दोनों ही जो राष्ट्र हैं, जो जैसे मैंने कहा कि मेजर इकोनॉमीज हैं, तो वो दोनों बातचीत करके इस अपने इश्यूज को नेगोशिएटिंग टेबल पर ही जो है उसको रिजॉल्व करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और लेकिन इसमें अमेरिका को निसंदेह जो एक टैक्टिकल जो गेम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो होगा। और उनको डॉलर्स, जैसे वो खुद कह रहे हैं कि ये इट इज मेकिंग अस वेल्दी अगेन, और ये अमेरिका के लिए फायदेमंद हो रहा है। हालांकि मैं एक बात आपके इस सवाल के जवाब में अवश्य कहना चाहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा ये जो बहुत ही एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी इंपोज की गई है, उसने अमेरिका के अंदर भी काफी जो है खलबली मचा रखी है। अभी आप देखिए तो फेडरल रिजर्व के जो चेयर जेरेम पावेल ने इस बात को कहा कि ये जो एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का ये जो इकोनॉमिक मेजर्स हैं जो बहुत ही एग्रेसिव हैं, वो पिछले 50 वर्षों में ऐसे मेजर्स नहीं देखे गए। और इससे फेडरल रिजर्व को भी अपने कार्यों को करने में बाधा आ रही है। हालांकि फेडरल रिजर्व का जो स्ट्रक्चर है बहुत इंटैक्ट है, बहुत ही रोबस्ट है, बहुत ही डीप रूटेड है, इसलिए उसमें कोई विशेष अभी संकट नहीं है। लेकिन उन्होंने इस बात को कहा कि यदि इसी तरह की पॉलिसी पर राष्ट्रपति ट्रंप कंटिन्यू करेंगे तो ऐसे में अमेरिका में जो इन्फ्लेशन की क्राइसिस गहरी हो सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो बढ़ सकती है और अमेरिका की इकोनॉमी भी सीवियरली हिट हो सकती है। अभी आप देखिए तो ये जो टैरिफ पॉलिसी को जो है अनाउंस करने के बाद अमेरिका की जो शेयर मार्केट्स हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हर जगह एक डाउन स्थिति देखी जा रही है। लेकिन फिर इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वर्किंग स्टाइल, वो प्रेशर टैक्टिक्स के माध्यम से इस तरीके के एक सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। लेकिन वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, भले से वो पब्लिकली में ये ना कहें कि इससे अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि उसको ये लंबे समय तक सस्टेन करेंगे तो अमेरिका की इकोनॉमी भी सीवियरली हिट होगी। क्योंकि आज हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में रह रहे हैं, ये ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबली इंटरकनेक्टेड है, अमेरिका की इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो ऐसे में अमेरिका को भी लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कि बिजनेसमैन है, वो सारी बातें जानते हैं और सारे जो पत्ते पब्लिक में नहीं खोलते हैं, ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट है। और लेकिन उन्होंने, जैसा कि मैंने कहा कि टैरिफ को लेकर के जो बदलाव कर रहे हैं, अभी उन्होंने 50% तक ही लगाया, फिर 10% कर दिया, चाइना को जो है बहुत ही हैवी तरीके से इंपोज कर दिया। तो ये जो आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि अभी 90 दिनों के अंदर देखिए तो बहुत सारे उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे और बहुत सारे बदलाव आएंगे। देश हैं जो उनसे बात करना चाहते हैं अमेरिका के साथ, एक 1-to-1 चर्चा जरूर करेंगे कि आखिर किस तरह से टैरिफ को डिसाइड किया जाए, कितना कम किया जाए, कितना बढ़ाया जाए। डॉक्टर धीरज, आपसे भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से टैरिफ को लेकर ये पूरी बातचीत चल रही है, 90 दिनों की बात कही जा रही है और इसमें यूएस चाहता है कि जो बाकी देश है वो भी उनसे अगर आके बात कर लेते हैं तो हो सकता है कुछ बात बन जाए। तो ये क्या रणनीति है, क्या स्ट्रैटेजी है आखिर? देखिए, मुझे एज ए एनालिस्ट बात करनी पड़ेगी, फाइनेंस सेक्टर से मैं जुड़ा हूँ। तो ये बात बिल्कुल सही है आपके जो प्रवक्ता ने बोली, ये इनिशियल पेन हमें ही पड़ेगी क्योंकि टैरिफ इज टैक्स ऑन जो लोग बायर्स हैं उनके ऊपर 25-26% का हिट पड़ेगा। ये कैलकुलेशंस हमने कर रखी है। हमारी मार्केट्स अगर आप देखें, मैं वॉल स्ट्रीट के लिए काम करता हूँ, 6000 पे S&P था, लोएस्ट 7-8-10 दिन पहले 4900 पे पहुंचा, अब थोड़ा 5300 पर। वी डोंट फॉलो द स्टॉक मार्केट वेरी क्लोजली, एज इन ये इसमें थाउजेंड्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं, रिकोलैबोरेट होता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज मार्केट्स के अकॉर्डिंगली डेली फ्लक्चुएट नहीं होती। गवर्नमेंट की पॉलिसीज एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है हमारे जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज के लिए कि हम कैसे चाइना को रिटेलिएट भी करें, अपनी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय भी ना करें। और एक कंज्यूमर, आप ये मत भूलिए कि ट्रंप को जिताने में बहुत बड़ी मात्रा में
मिडिल क्लास का रोल था, जो ट्रेडिशनली डेमोक्रेट वोट करते हैं। और मैं इसमें अटैच था पेंसिल्वेनिया में, और मैंने बहुत क्लोजली ये डाटा देखा है। इसके टॉप 6 एजेंडाज जो थे उसमें हम लोग इन्वॉल्व थे कि क्या इश्यूज। उसमें से एक था इन्फ्लेशन, जिसके अभी अभी आपके लास्ट पैनलिस्ट ने बोला, ये बात बिल्कुल सही है। हम कोविड से इन्फ्लेशन से बैटल कर रहे हैं, हमारी इन्फ्लेशन उतनी नहीं आई है। मैं आपके 30 सेकंड में एक छोटा सा प्रोस्पेक्ट देता हूँ। आज से 4 से 5 साल पहले अमेरिकन ड्रीम, अगर आपको घर खरीदना है 2.5% इंटरेस्ट पे आपको घर मिलता था। ईएमआई सपोज $4.5 लाख का घर आपको 3 हजार में मिलता था, वही अब 6 हजार का है, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स जो 7% तक गए। इन्फ्लेशन के अंदर एक मेजर कंपोनेंट होता है हाउसिंग इन्फ्लेशन। उसके ऊपर मार करने की जनरल पावर ने कितनी कोशिश की। ही इज अ वेरी वेरी स्मार्ट गाय, उसको ट्रम्प ही लाए थे, लेकिन उनके हाथ से भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि सप्लाई ही बहुत कम है। उसके लिए आपको लैंड क्लियरेंस चाहिए, आपको इसमें बहुत सारी चीजें, अलग डिबेट हो जाएगा। पर मेरा क्वेश्चन पॉइंट आपको यह है कि इनिशियली एक पेन हमारे को आएगी। ट्रंप ने बोला है कि सर्जरी से पहले एम्पुटेशन करने के दौरान आपको थोड़ी दर्द आती है। उसके लिए $4,500 से $5,500 पर हाउस होल्ड के ऊपर इन्फ्लेशन कॉस्ट पड़ेगा टैरिफ्स की वजह से। $5,000 के करीब एज ऑफ 1 वीक अगो आप ही के शो पे हमने बताया था, कलेक्ट हो चुके हैं इन डायरेक्ट टैरिफ्स, जो तकरीबन $800 बिलियन कलेक्ट हो चुके हैं टैरिफ से। $2 बिलियन पर डे से $3 बिलियन। अगर आप उसे कैलकुलेट करें तो तकरीबन $5,000 इलॉन मस्क भी बोल रहे हैं कि हमें हर हाउस होल्ड फैमिली को एक स्टिमुल चेक देना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम लोग, मैं जिस ब्रैकेट में आता हूं, हमारे टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस 40% के करीब है, बहुत हाई। इंडियन डॉक्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, टॉप लोग बहुत ज्यादा टैक्स पे करते हैं, हम लोग तंग हैं इस टैक्स से। और इलॉन मस्क ने बोला है टैक्स फ्री कंट्री होनी चाहिए, और ट्रम्प भी इसको सपोर्ट करते हैं। कैसे करेंगे? अब देखिए ना, कैसे करेंगे हम टैक्स फ्री? जब तक पहला क्या होगा, खर्चे कम करना, जिसके लिए डोज आया, ये एक अलग ही शो हो जाएगा, मैं उतनी डिटेल में नहीं जाना चाहता। जी। लेकिन वी आर रेडी फॉर द पेन, और गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, और मुझे लगता है दुनिया एक अच्छी दिशा में जा रही है, और चाइना की एडवर्सरी को रोकने का एनफ इज एनफ, ये टाइम आ चुका है। मुझे नहीं चाहिए कि मैं आईफोन के लिए अगर मुझे $2,200 भी देना पड़े, हमारे अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो या भारत में हो, आई एम हैप्पी टू डू इट एज लॉन्ग एज गवर्नमेंट विल सपोर्ट। क्योंकि मुझे अगले 1 साल का इमीडिएट रिलीफ का नहीं, लॉन्ग टर्म पेन का भी सोचना पड़ेगा कि हमारी लॉन्ग टर्म क्या स्ट्रेटेजी होगी। इसीलिए भारत जो इस टाइम कदम उठा रहा है वो बहुत अच्छे हैं, एंड आई होप गवर्नमेंट का प्राइवेट सेक्टर अच्छे से सपोर्ट करे, क्योंकि मैं फाइनेंस में अटैच्ड हूं, मुझे दिख रहा है क्या हो रहा है। अच्छी चीजें हो रही हैं, आपकी मार्केट्स भी करेक्शन में आएंगी, लेकिन ये टाइम है कि प्राइवेट सेक्टर बढ़ चढ़ के कंट्री की यूथ एम्प्लॉयमेंट, गुड क्वालिटी जॉब प्रोडक्शन की तरफ गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट अकेले नहीं कर पाएगी। इंडिया में अच्छा ग्रोथ होगा, और मैं आई एम वेरी बुलिश फॉर इंडियन मार्केट्स। और मेरे फ्रेंड्स जो कि हेज फंड्स मैनेज करते हैं, वो भी काफी हद तक इस दिशा में देख रहे हैं। बिकॉज अभी आपके 30 सेकंड में एक पॉइंट ऐड करता हूं, एनवीडिया जैसी एक कंपनी जो वर्ल्ड की सबसे टॉप कंपनी है, 500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उन्होंने प्रॉमिस किया है, उनको भी 5.5 बिलियन का भी लग गया चोट। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे को सरकमवेंट करके ऐसी चिप्स चाइना को दे दी जो अनऑथराइज थी। तो नोबडी इज एग्जेम्प्टेड। अगर आप कंट्री के इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहे हैं किसी भी रोल में, तो यू हैव टू बी अकाउंटेबल। ये कोई जेएनयू स्टाइल का वर्ल्ड नहीं चलेगा। इसीलिए हार्वर्ड का $8 बिलियन का फंडिंग रोका जा रहा है। 47 बिलियन उनके पास जो पड़ा है, हम उसे रोक रहे हैं। मैं वो टैक्स पे, आई एम पेइंग द टैक्सेस, व्हाई शुड आई पे टैक्सेस फॉर समबडी प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट एंटीसेमिटिज्म? मेरे खुद के जोश कितने दोस्त हैं, किसके थ्रू वो गुजरे हैं, हम ही जानते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज ट्रम्प जी ने टच की है, जो 40-30 साल से अनटच थी। बहुत सारी डिसरप्शन हो रही है एक साथ, इसीलिए इट्स टू मच टू हैंडल फॉर पीपल। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट एक कॉमन अमेरिकन नागरिक जिसके ऊपर $1,06,000 का कर्जा है एज ऑफ टुडे, अगर आप एक दिन, इफ यू आर 1 डे ओल्ड, यू ओन 106,000, 36.7 ट्रिलियन का डेप्ट है, तो किसी को तो हाथ लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। वोरा साहब, ये देखिए, जिस तरह से हम कहते हैं चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। श्रीलंका है, जैसे कि आपने बताया कि वो भी चीन के नाम से एकदम से चिढ़ जाता है। भारत के साथ तो चीन किस तरीके से कर चुका है हम देख चुके हैं पहले भी। और ऐसे में क्या चीन के लिए अब जो मार्केट तलाशना है वो मुश्किल हो जाएगा? अगर हम ओवरऑल ट्रेड की बात करते हैं चीन की अपने पड़ोसी देशों के साथ, तो वो कैसा व्यवहार रहेगा? और क्या उसकी एक मजबूरी है कि अब उसे यूएस के सामने जो कह रहा है उस बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि जो आसपास के पड़ोसी देश हैं वो भी उसे पसंद नहीं करते हैं? एब्सोल्युटली राइट मैम। 19 उसके पड़ोसी देश हैं, 19 नेबर्स, किसी के साथ उसके संबंध सही नहीं है।
अभी फिलीपीन जो सबसे कमजोर है, उसके चाइनीज वॉरशिप जाके तो पानी की पाइप से उसकी फिलीपीन शिप को पानी फेंक रहे थे, उनको डराने की कोशिश करते। जिस दिन चीन ने अपने गुस्से और अपने घमंड पर काबू पा लिया, तो शायद दुनिया उसको एक्सेप्ट करेगी। मैं चाहता हूं कि जो करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, किताब मैं आपको रेकमेंड करता हूं। एक मेरी अमेरिकन कॉलीग है एली साइरस, उसने लिखा है, भारत के बारे में है, आवर टाइम हैज कम। किस तरह भारत दुनिया में अपना स्थान बना रहा है, आवर टाइम हैज कम। अब मुझे पता लगा कि वो उसकी सीक्वल भी लिख रही है, चाइना's टाइम इज ओवर। और जितनी जल्दी चीन ये समझ जाएगा, उसके लिए उतना ही बेहतर। चाइना इज इन ट्रबल मैम, नो क्वेश्चन अबाउट इट। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है, जिनको मैं प्यार से मैकडोनाल्ड ट्रंप कहता हूं, इन्होंने ये जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वो कहते हैं। अब 9 मई को मैं कोई जानकारी, खुफिया जानकारी नहीं दे रहा, मुलाकात होगी प्रोबेबली इन मॉस्को। अगर भारत के प्रधानमंत्री का टिंग टोंग भी आया वहां पर, और डोनाल्ड ट्रंप साहब भी आए, पुतिन साहब तो होस्ट है। The 4 greatest powers in the world will be meeting over there. दुनिया का भविष्य ये 4 देश तय करेंगे। चाइना कुछ a little bit less, लेकिन the United States, India, Russia तय करेंगे, और ये चारों वहां मिलेंगे। So what I am seeing today happen, China is being excluded from the system. और जिस दिन उसको ये बात समझ आ गई, माफी मांगी, जो कुछ करे उसको करना पड़ेगा, otherwise China has had it, man. जी बिल्कुल। और सिवाज सर, ये भारत के लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमने देखा कि चाइना कहीं ना कहीं बाकी देशों को, खासतौर से पाकिस्तान को जिस तरह से सपोर्ट करता है, और पाकिस्तान भारत को किस तरह से ये देखिए कि नुकसान पहुंचाता रहता है टेररिज्म के थ्रू और दूसरी चीज़ों में। तो ये एक बहुत बड़ा धक्का होगा चीन के लिए भी, अगर ये सब बातें निकलकर सामने आती है कि ठीक है भारत के और यूएस के रिश्ते अच्छे होंगे, वहीं चीन अगर दूसरी तरफ रहता है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो सपोर्ट है पाकिस्तान को, उसमें भी कमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। देखो, कई चीजें होने वाली हैं, ये सच्चाई है कि एक तो चीन के अंदर 2-3 चीजें हैं कि जो चीन का एक्सपेनिज्म है वो एट द कॉस्ट ऑफ अदर कंट्री। अगर आप देखें कि एक देश है कि उन्नति कर रहा है, दूसरे देश उसके लिए खुश हैं, और वो एक देश ऐसा है उन्नति कर रहा है एट द कॉस्ट ऑफ अदर कंट्री। अगर आप इंडो पैसिफिक में देखें कि इसकी दादागिरी क्या है चीन की, कि उसने पूरा इंडो पैसिफिक अपने लिया है। कैसे? उसने एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए और पूरा का पूरा जो उनका कमर्शियल एरिया है, जिसको EEC, वो अपने नाम कर लिया। आज कोई भी शिप जाएगी तो उसको टैक्स देना पड़ेगा चीन से, और इसकी प्रॉब्लम किसके साथ है? हर देश के साथ। या फिलीपींस है, मलेशिया है, ब्रुनई है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है। तो ये सच्चाई है कि दिल से इसको कोई देश लाइक नहीं करता, और उसकी वजह यही है क्योंकि ये किसी का दोस्त नहीं बन सकता। ही वांट टू राइज एट द कॉस्ट ऑफ अदर। अब जब बात आती पाकिस्तान को तो इसने एक प्रकार अपने डेब्ट ट्रैप में डाल लिया है। ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर $62 बिलियन का बनाया, ये बिल्कुल कंप्लीटली फेल है। इसके अंदर 33% ही काम हुआ है, बाकी जो 60% से ज्यादा काम नहीं हुआ। और उसकी प्रॉब्लम क्या है कि जिस प्रकार से आज की तारीख में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है पाकिस्तान में, स्पेशली बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान में, जिस प्रकार से चीन ने अपने टेक्नीशियन इंजीनियर लगाए, वो प्रोजेक्ट लगाए हैं जो कि चीन को फायदा होगा ना कि पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान का जो ये चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है, ग्वादार से लेके ग्वादार कहते हैं कि बहुत बड़ा नेवल पोर्ट बना दिया है, एक बहुत बड़ी एयरफील्ड बना दी है, उसमें शिप तो कोई आती नहीं, एयरक्राफ्ट कोई लैंड नहीं करता। और आज उन्होंने एक प्रकार से बलूचिस्तान के अंदर लोग उछारे नहीं जाते, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी ठप पड़ा है, एक पाकिस्तान डेब्ट ट्रैप में आ गया। तो पाकिस्तान को तो आने वाले समय में बहुत नुकसान होगा चीन का। ये सोचना कि चीन हथियार देता पाकिस्तान को, चीन किसी को मुफ्त हथियार नहीं देता, चीन हर चीज के पैसे लगाता है, और पाकिस्तान के अंदर ये काबिलियत तो क्षमता नहीं है पैसे देने। वो कहता है ना, पाकिस्तान का तो एक फॉर्मूला है, और लोन लो पुराने लोन देने के लिए, क्योंकि उसके पास और तो कुछ है। तो ये सच्चाई है, चीन की हालात अब अच्छी नहीं है, क्योंकि चीन डू नॉट फॉलो रूल ऑफ द गेम, और चीन जो है हर देश को धोखा देता है। और अगर वो आपको जमीन पे धोखा देता है तो आपको इकोनॉमी में भी धोखा है। देखो 1987 तक इसका जो इकोनॉमी थी हमसे कमजोर थी,
और 1987 के बाद जब इसने रूल्स ऑफ द गेम चेंज किए और जिस प्रकार से इसने अपने लेबर का इस्तेमाल किया, जिस प्रकार से इतने इकोनॉमी को खोलना, आज इसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ तो गई है, मगर हर जगह ये वो फॉर्मूला अप्लाई करता है कि ये अपना फायदा हो, दूसरे देश का फायदा ना हो। ये आज ही इज कॉट इन द सेम गेम। अमेरिका ने इसको पकड़ लिया है और अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ सुथरे शब्दों में बता दिया है, नथिंग मोर देन दिस। और मुझे लगता है अब चीन को समझ आ गई है, चीन को मानना पड़ेगा। देखो बात आती है अमेरिका की, जब कहते हैं कि क्या अमेरिका को इसके ऊपर अगर टैरिफ लगा दिया क्या अमेरिका को असर होगा? हाँ, इन्फ्लेशन होगा, मगर यह भी सच्चाई है कि चीन, जो अमेरिका को पता है जो $3 ट्रिलियन का डेट है, उसको अगर नहीं पूरा करेंगे तो सिचुएशन और खराब होगी। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा कंट्री से वो ट्रेड डेफिसिट है। मुझे लगता है ये तरीका बिल्कुल ठीक है और आने वाले टाइम में जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं, वो अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डायरेक्ट टैक्स रिलीफ देंगे अपने लोगों को, जिससे उनको नुकसान ना हो। और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो 75 कंट्री हैं, सारी की सारी अमेरिका के साथ कोई ना कोई ट्रेड डील कर लेगी, इंक्लूडिंग इंडिया, और चीन के पास कोई ऑल्टरनेटिव है। चीन को झुकना पड़ेगा। चीन विल हैव टू नाउ फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। आज तक वो रूल ऑफ द गेम फॉलो नहीं कर रहा और मुझे लगता है ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। आज आप देखेंगे कि भारत को फायदा होगा अगर हम अपने कार्ड अच्छी तरीके खेलें, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी मिली है। कोविड-19 के बाद हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी, मगर हम उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाए, क्योंकि जो सप्लाई चेन शिफ्ट हुई थी वो ज्यादातर वियतनाम में चली गई, इंडोनेशिया में। अब दोबारा फिर मौका आया भारत को। मुझे पूरा विश्वास है इस बार हम इस स्थिति को नहीं जाने देंगे। वी विल मेक यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। जी ठीक है, बिल्कुल। और संजीव जी यहाँ पर ये भी बताइए, क्योंकि अब जब इन दोनों देशों की बातचीत हो रही है तो ऐसे में कितनी राहत मिल सकती है? 245% का टैरिफ बढ़ा दिया गया था यूएस की तरफ से। आपको क्या लगता है चीन को अब कितनी राहत जो यूएस है वो दे सकता है, कितनी इस दर को कर सकता है? क्योंकि ये जो टैरिफ है वो 30% से शुरू हुआ था, होते होते 245 तक ये पहुंच गया। तो क्या एकदम से डाउनफॉल दिखाई देगा या थोड़ा थोड़ा करके इस टैरिफ को कम किया जाएगा? जी देखिए गीतू जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले आने लाइटर नोट, डॉक्टर कौल ने अभी हार्वर्ड और कैम्ब्रिज और जेएनयू की तुलना की। तो मैं स्वयं जेएनयू से हूँ और मैं प्रखर राष्ट्रवादी हूँ और हमारे वित्त मंत्री भी निर्मला सीतारामन भी जेएनयू की हैं और श्री एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री भी जेएनयू के हैं। तो जेएनयू में प्रखर राष्ट्रवादी भी पाए जाते हैं और मैं बहुत लाइटर नोट पे कह रहा हूँ। इतना कहने के बाद जो आपका सवाल है उसमें मैं ये अवश्य कहूंगा कि ये जो टैरिफ वॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बीच में है, ये सस्टेनेबल नहीं है। ये अनसस्टेनेबल इक्वेशंस हैं अभी इस समय 245 और 145। और ये अगर कोई नेगोशिएशंस ठीक तरीके से आगे नहीं बढ़े तो डोनाल्ड ट्रंप की जो शख्सियत है, जिस तरीके से वो मेजर्स लेते हैं, वो उसमें और भी अधिक बढ़ोतरी कर सकते हैं और चाइना भी उसको रिटेलिएट कर सकता है। तो ये एक अनएंडिंग जो सिचुएशन है वो सस्टेनेबल नहीं है और ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ। और दोनों के बीच में ये बातचीत अवश्य शुरू होगी और बातचीत की प्रक्रिया संभव है कि बैक चैनल के माध्यम से वर्तमान समय में चल रही है, जिसके की संकेत स्वयं राष्ट्रपति ट्रंप ने कल एक जॉर्जिया मेलोनी के साथ जो ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें उन्होंने किया भी। और मेरा ऐसा मानना है कि चाइना भी इसको सस्टेन नहीं कर सकता। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि चाइना यदि आज विश्व की नंबर 2 की इकोनॉमी बना है तो उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ही चाइना को वो स्पेस दिया कि जिसकी की वजह से चाइना जो है इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में, जिसे हम कहते हैं फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, बन करके उभर पाया। हालांकि चाइना के संदर्भ में अमेरिका की अपनी स्ट्रेटजीज थी। सोवियत यूनियन के साथ उसकी जो एक कोल्ड वॉर चल रहा था, उसको पराजित करना था, जिसमें कि उसको सफलता भी मिली। चाइना को सोवियत यूनियन के नजदीक न जाने देने के लिए रणनीति अपनाई गई थी। साथ ही साथ चीप लेबर मिल रहा था और जो है अनेक तरीके के रिसोर्सेस वहां मिल रहे थे और एक सप्लाई चेन्स को अमेरिका ने स्थापित किया। और जब अमेरिका गया, जो कि इकोनॉमिक लीडर है ऑफ द वर्ल्ड, एक सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड है, तो उसके साथ साथ उसके अन्य जो एलाइज हैं,
अन्य जो पार्टनर्स हैं उन्होंने भी जाना शुरू किया। जापान की जो कंपनीज गई, बोरा सर इसके बारे में जाहिर है कि उनको बहुत ही गहरा अनुभव इन सारे विषयों का है और उसके बारे में और भी प्रकाश वो डालेंगे। लेकिन जिसमें मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि चाइना की इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वजह से ही आज नंबर 2 की इकोनॉमी बनी। और यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का उसे सहयोग नहीं मिलता है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगर विड्रॉ करता है तो जाहिर है कि अनेक उसके जो एलाइज है, पार्टनर्स हैं, उनके ऊपर भी बहुत ही नकारात्मक इसका असर पड़ेगा। चाइना ने अपने जो कोविड पैंडेमिक के दौरान जो उसने बिहेवियर शो किया, उसकी वजह से चाइना की क्रेडिबिलिटी पहले से ही बहुत कम हो गई है। चाइना का जो उसके ग्लोबल एम्बिशंस हैं, ओवर एम्बिशंस मैं कहूंगा, जिसमें कि वो चाइना ड्रीम की बातें करते हैं, चाइना को सेंटर में और पूरे विश्व को पेरिफेरी पर रखने की बातें वो शायद यूएस समझ चुका है और इसी वजह से यूएस ने चाहा है कि किसी भी तरह से चाइना को सबक सिखाया जाए। डॉक्टर धीरज, क्योंकि यहाँ पर ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर अब इन दोनों की डील होती है दोनों देशों की, तो जाहिर सी बात है यूएस कुछ ना कुछ अपना ट्रेड ऐसा शुरू करेगा, नहीं तो फिर तो टैरिफ वॉर एक बार फिर से शुरू होते हुए हम देखेंगे। या तो संभावना ये हो सकती है कि यूएस अपना कोई सामान चीन को लेने के लिए मजबूर करे, यानी ये एक दूसरे तरीके की डील की जा सकती है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल 10 सेकंड्स में मैं एजुकेशनिस्ट हूँ और पढ़ाता हूँ, तो हार्वर्ड और जेएनयू बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। देयर आर एक्सीलेंट टैलेंट विच कम्स आउट ऑफ इट। लेकिन एंटी नेशनल स्लोगन्स, टुकड़े टुकड़े गैंग, वी ऑल नो अबाउट इट। सो यहाँ पे भी हार्वर्ड में और यहाँ पे बहुत बड़े फंडिंग है। जेएनयू की जो फंडिंग है और हार्वर्ड की आप कंपेयर भी नहीं कर सकते, 8 बिलियन से 9 बिलियन ईयर। तो एंटी कंट्री, एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी रेस, एंटी सेमिटिज्म, ये अनएक्सेप्टेबल है अमेरिकन कोर वैल्यूज को, जिसको टॉलरेट इनिशियली किया गया और अब उस पर नकेल कस रही है। सो दैट वाज द कनेक्शन आई वाज मेकिंग, trying to make, but both are very good institutions. Now coming back to your point, देखिए ये बात बिल्कुल सही है आपके एक्सपर्ट श्रीवास्तव जी ने बताई कि NAFTA को अगर आप देखिए और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, चाइना की डेवलपमेंट इकोनॉमिकल अगर आप देखिए 1980s से शुरू होती है। उन्होंने बहुत अच्छे से प्लान किया था, एंड यू हैव टू गिव क्रेडिट टू योर एडवर्सरीज ऑल्सो इफ यू हैव टू। बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड, बहुत मेहनत भी करी, ये भी बात सही है, लेकिन चीटिंग करी है उन्होंने। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अमेरिका से बहुत स्टील की है। ट्रंप ने अपने पहले टर्म में भी बोला था हम इस पे इन्वेस्टिगेट करेंगे, और अब तो ज्यादा बढ़ के हम कर रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट 1980 से उनका फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत बड़ा है, करोड़ों लोगों को उन्होंने बिलो द पॉवर्टी लाइन रेज किया है, ये भी सत्य है। लेकिन वहां पे किस वैल्यूज के अंदर लोगों से काम करवाया गया इनिशियली फैक्ट्रीज में, ये भी हम सब जानते हैं। जेल्स के अंदर, डिटेंशन सेंटर्स के अंदर, उइगुर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो हैं आपका लद्दाख के उस साइड के अंदर जो बड़ा शिजियांग प्रोविंस है, वहां पे क्या ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशन हुई, ये भी हम जानते हैं। वही गुची के पर्स जो हम $2-2 हज़ार के खरीदते हैं, किस एट्रोसिटीज में किस जेल से बन के आ रहा है ये भी नहीं पता, और किसका ह्यूमन राइट्स को वायलेट करके उनसे काम कराया जा रहा है। लेकिन सबने सस्ते माल के चक्कर में अपनी आंखें बंद रखी, ये वर्ल्ड की गिल्ट है, ये बात मानना पड़ेगा। और अपने फ्यूचर को अगर आप फाइनेंस में समझें, अगले 10, 15, 20 साल में जो आपके बच्चे ग्रेजुएट होकर जॉब्स ढूंढेंगे, उनके बारे में ना सोच के आपने एक सस्ती पानी की बोतल या एक सस्ती डायरी खरीद ली और उनके बारे में आप भूल गए। ये सभी देशों ने किया, इसमें अमेरिका तो लीडर है ही, क्योंकि हम बिगेस्ट कंज्यूमर हैं वर्ल्ड के। और ऐसे करके ऐसी कंट्री को हमने रेवेन्यूज दिए जिसने अनडेमोक्रेटिक वे से पूरे वर्ल्ड के अंदर एक तरीके का सोशल हार्मनी और उसको डिसरप्ट करने की कोशिश की। आप ये देखिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चाइना 2 दिसंबर 11 टू बी एग्जैक्टली 2001 में ज्वाइन हुआ। उसके बाद उसकी इकोनॉमिकल ग्रोथ देखिए, उसने कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड की प्रैक्टिसेस को खुद फॉलो नहीं किया, सरकमवेंट किया। 2018 में जनरल साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपके लास्ट शो पे मैंने बताया था 53 कंपनीज मूव आउट हुई चाइना से, जिसमें से सिर्फ 3 भारत आ पाई, मोस्टली वियतनाम, कंबोडिया, ताइवान, इनको बेनिफिट मिला।